ओके क्लास, टाइम ओवर हो गया। अब सेंड करने की जरूरत नहीं है, ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में और ना यहाँ पे। और जितने मैंने देखे हैं अब तक, किसी का भी जो है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट सही नहीं है। पहली चीज, जब मैं हमने फर्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम फ्लो चार्ट या हम एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो कभी भी हम हार्ड कोड वैल्यूज यूज नहीं करते जब तक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ना हो या फॉर्मूले की गिवन वैल्यू ना हो। जैसे 30 वाली थी जो फॉर्मूले में गिवन था, या 4 जो फॉर्मूले में गिवन है। उसके अलावा हम कभी भी, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने यूजर का नेम, स्टूडेंट की आईडी और उसका डिग्री प्रोग्राम इनपुट लेना है, तो कभी भी आप डायरेक्ट अपना नाम नहीं देंगे वहां पे। एल्गोरिथम के लिए स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास? सिंपल स्टेप 1, इनपुट। अब आपको वेरिएबल चूज करने होंगे। जस्ट ये कौन सा कंटेनर होगा जहां आप वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं? इनपुट, स्टूडेंट आईडी मैंने आपको कहा था। सो यहाँ पे वेरिएबल का नाम, स्टूडेंट की आईडी नहीं आएगी। डायरेक्ट हमें हार्ड कोड वैल्यूज हम कभी भी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में यूज नहीं करते। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया। अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा कि लेंथ हमने फीट में कितनी दी थी। स्टूडेंट आईडी, ना हमने वो जो 4 कोर्सेज के मार्क्स वाला देखा था उसमें भी हमने मार्क्स का ही एंटर नहीं किए। अभी तो जब प्रोग्राम रन होगा तो मार्क्स एंटर होंगे ना। अभी तो हम सिर्फ वेरिएबल कोड लिख रहे हैं। इनपुट स्टूडेंट आईडी, इसको हम कर देते हैं एस नेम। हमेशा नाम जो आप वेरिएबल के रखे हैं वो मीनिंगफुल हो, जिनको देख के पता चले कि क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम। तो डिग्री प्रोग्राम को मैंने DPROG कर दिया। ठीक है, स्टेप 2, डिस्प्ले करवाना है तो सिंपल प्रिंट। प्रिंट यूज करें या डिस्प्ले यूज करें? सिंपल हो गया प्रिंट। जो ऊपर वेरिएबल्स के नाम आपने इनपुट दिए हैं उन्हीं को प्रिंट करवा दें। स्टूडेंट आईडी, कॉमा स्टूडेंट नेम, वही सारी चीजें जो ऊपर आपने इनपुट लिए हैं। और कभी भी हार्ड कोड वैल्यूज जब तक कोड में ना, मतलब ऑब्जेक्ट में ना गिवन हो, क्वेश्चन में ना गिवन हो, कभी भी यूज ना करें। जब कहा है इनपुट तो इनपुट मीन्स कि यू शुड यूज वेरिएबल्स, और उस वेरिएबल को ही थ्रू आउट यूज करें। अगर आपने डिग्री प्रोग्राम के लिए डी प्रोग्राम यूज किया है तो अगर उस प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे भी डी प्रोग्राम। और थर्ड पे जाके हमारे पास स्टॉप। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टार्ट के लिए भी एक स्टेप बनाएं तो आप स्टार्ट के लिए भी स्टेप बना सकते हैं, स्टॉप या एंड। अब यहाँ पे जब हमने इसको फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट के लिए हम सबसे पहले एक ओवल बनेगा स्टार्ट के लिए, फिर उसके बाद हम फ्लो लाइंस यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इन तीनों के लिए अलग अलग इनपुट स्टेप्स यूज करें। स्टेप 1 इनपुट स्टूडेंट आईडी, स्टेप 2 इनपुट स्टूडेंट नेम, स्टेप 3 इनपुट डिग्री प्रोग्राम, फिर स्टेप 4 प्रिंट स्टूडेंट आईडी, स्टेप 5 प्रिंट स्टूडेंट नेम, स्टेप 6 प्रिंट डिग्री प्रोग्राम एंड स्टॉप। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन उससे हमारा जो है वो एल्गोरिथम बहुत बड़ा हो जाएगा। काम एक ही है, बस हमने इनपुट लेनी है 3 चीजें, तो आप उनको सिंपल सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो अलग अलग स्टेप कर सकते हैं। इनपुट स्टूडेंट आईडी, फिर नेक्स्ट स्टेप इनपुट स्टूडेंट नेम, फिर नेक्स्ट स्टेप इनपुट डिग्री प्रोग्राम आप कर सकते हैं। लेकिन उससे हमारा एल्गोरिथम बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर हमें फ्लो चार्ट में भी सिंबल ज्यादा बनाने पड़ेंगे। काम एक ही है। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। सो पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पे।
ठीक है, और यहाँ पे ये वाला स्टेप है, ये पूरा हम यहाँ लिख देंगे इनपुट, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं पैरेललोग्राम, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस स्टेप पे हम इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट और वेरिएबल्स के नेम, ये सारे जो वेरिएबल्स के नेम है, जो चीज़ हमने एल्गोरिथम में यूज़ किया है वही यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैं बाकी डॉट डॉट लगा रही हूँ तो समझ जाइएगा कि ये सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स के नेम है, ये मैं यहाँ पे प्रिंट होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है। करने के लिए भी हम पैरेललोग्राम ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया, ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ कर दिया। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वन इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग एंड सेकेंड वन इज़ यूज फॉर इनपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंट, और हमें प्रिंट क्या करवाना है, वो सारी चीज़ें, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, वही सारी स्टेटमेंट्स, वही सारे वेरिएबल्स के नाम यहाँ भी आ जाएंगे। आसान तरीके से ये करना था जस्ट, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी देखे हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट ने ये इस तरीके से नहीं किया। कुछ लोगों ने इनपुट तक तो सही किया, बाकी प्रिंट को मेंशन ही नहीं करवाया। इनपुट भी लेना था और प्रिंट भी करवाना था। ठीक है, अब वापस आते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल भी हो गई। अब हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 क्या कह रही है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट that will read the two sides of a rectangle and calculates its area। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने दो चीजें इनपुट देनी है, जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो साइड्स देनी है रेक्टेंगल की, लेंथ और विड्थ इनपुट देना है यूजर ने, और आपका प्रोग्राम क्या करे, उसका एरिया निकाल ले। अच्छा, तो अब जब हम इसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड लिखेंगे, तो लेंथ और विड्थ के लिए हम हार्ड कोड वैल्यूज नहीं देंगे कि इनपुट 10 फॉर लेंथ एंड 30 फॉर विड्थ। ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल्स का नेम यूज करेंगे कि हमें इनपुट देना है। अब अगर आप हार्ड कोड कर देते हैं ना, तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है, वो हमेशा 10 और 30 के लिए चलेगा। अगर आप वेरिएबल का नाम दे देते हैं, इट मीन्स उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है जब आप कोड लिखने के बाद रन करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रोग्राम क्या है कि हमने दो साइड्स ट्राइंगल रेक्टेंगल की देनी है एज एन इनपुट, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ, और आपका प्रोग्राम क्या करे, एरिया कैलकुलेट करके बता दे। तो यहाँ पे हम सूडो कोड लिखेंगे, सबसे पहले इनपुट द विड्थ W एंड लेंथ L ऑफ आ रेक्टेंगल, यानी कि दो चीजें रेक्टेंगल की हम इनपुट देंगे, रेक्टेंगल की विड्थ और रेक्टेंगल की लेंथ। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द एरिया A बाय मल्टीप्लाइंग L विथ W, यानी कि हमने एरिया निकालना है, और एरिया कैसे निकलेगा, जब हम लेंथ यानी कि L और विथ W को एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा, और उसको A में स्टोर कर देंगे और प्रिंट कर देंगे A। ये सिंपल सूडो कोड है, और इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। ये इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है। इनपुट W, L यानी कि विड्थ और लेंथ इनपुट लेना है। एरिया कैलकुलेट, आप चाहें तो एरिया की पूरी वैल्यू लिख लें, AREA पूरा वेरिएबल नेम लिख लें, चाहे तो सिंपल A यूज कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि ऊपर जो आपने दो साइड्स इनपुट दी है, एक साइड ऑब्वियसली रेक्टेंगल की विड्थ होगी और दूसरी साइड उसकी लेंथ होगी। तो आप उस L को मल्टीप्लाई कर दें W से, जो वैल्यू आए उसको A में स्टोर करवाएं और A को प्रिंट करवा दें। इसी के अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट बनेगा, स्टार्ट इनपुट WL, क्योंकि अब प्रोसेसिंग है, क्योंकि अब फार्मूला है, फार्मूले के लिए हमेशा ये प्रोसेस बॉक्स यूज होता है रेक्टेंगल। तो A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई W एंड देन प्रिंट A। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो है वो
प्रिंट करवाने के लिए भी पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम ये हाइब्रिड बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे, तो प्रिंट करवाने के लिए भी हमारे पास ये हाइब्रिड बॉक्स यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जो है ये थोड़ा सा जो है लॉजिकल है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हमें क्या कह रही है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। इसमें हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है दैट विल कैलकुलेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को यूज करता है। हिंट, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड द रूट्स आर x1 इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। आप लोगों का जो लर्निंग जो प्रोसेसर है ना, वो बहुत स्लो है। अगर हम उसी स्पीड पे रहे तो फिर तो हम ये कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन हमें अभी कोड पे आ जाना चाहिए, जबकि हम अभी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे ही हैं। तो मैं फास्ट नहीं चल रही, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी बड़ी चीज़ है जो मैंने बहुत फास्ट चला दी है? इसमें कौन सी ना समझ आने वाली बात है? अभी तो कोई लॉजिकल चीज़ आई नहीं, अभी तो हम इफ एल्स पे ही नहीं पहुंचे। अभी तो सिंपल इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट प्रिंट डिस्प्ले यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी लॉजिकल है, इसमें स्टार्ट से ही थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे इन्होंने हिंट गिवन किया है यहाँ पे कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दफ़ा यूज होती है, एक दफ़ा प्लस के सिंबल के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो एक दफा b के साथ प्लस होगा, एक दफा b के साथ माइनस होगा। सो दो हमारे पास रूट्स निकलती हैं। ठीक है, एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ। तो उन्होंने हिंट ये दी है कि अलग अलग हर दफा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के बजाय आप इसको एक दफा यूज कर लें, एक दफा कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें और उस वेरिएबल को यूज करें, ना कि बार बार आप स्क्वायर रूट ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और माइनस दोनों रूट के साथ अलग अलग यूज करने के बजाय आप SQRT एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक दफ़ा कैलकुलेट करें और एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। और जब जब आपको इसकी ज़रूरत हो, आप सिंपल उस वेरिएबल को यूज़ करें। जैसे इन्होंने एक दफ़ा डी को प्लस करवाया है, एक दफ़ा डी को माइनस करवाया है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें। आप चाहें तो अलग अलग यूज करना चाहें तो आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यूज करने से ये होगा कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा। एक ही काम वो बार बार आपका जो है कंपाइलर एक ही चीज को बार दो दफा प्रोसेस करेगा। तो आप एक दफा प्रोसेस करके एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और जब जब जहाँ जहाँ आपको जरूरत हो आप सिंपल उस वेरिएबल को यूज कर लें। ठीक है, तो दो रूट्स होती है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी, और डी क्या है, ये वही चीज है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जगह हमने डी रख दिया डिवाइडेड बाय 2a, वही फॉर्मूला है। एंड सेकंड रूट कैसे निकालिए, x2 इज इक्वल टू, अब माइनस बी माइनस के साथ एक दफा प्लस हो गया, नेक्स्ट टाइम माइनस हो गया, माइनस बी माइनस डी, ये डी वही है जो हमने ये कैलकुलेट किया है। एक दफा कैलकुलेट कर दिया, उसको फिर हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो आसानी हो गई और हमारे कंपाइलर पे भी बर्डन कम हो गया कि उसको एक ही चीज बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसका सूडो कोड क्या है, सिंपल सूडो कोड है। इनपुट द कोफिशिएंट, सबसे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो वैल्यूज हम यहाँ पे कभी हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ ए बी और सी करेंगे। सो दैट इसमें हम कोई भी वैल्यू जब रन करें प्रोग्राम को तो स्टोर कर सकें। सो इनपुट द कोफिशिएंट ए बी एंड सी, यानी कि अभी हमने तीन वैल्यूज इनपुट लेनी है, ए बी सी, इसी पे ही हमारी पूरी इक्वेशन फोकस कर रही है। यही फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
टू ए। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट द कोफिशिएंट, ए, बी और सी की वैल्यूज इनपुट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे डी। नेक्स्ट स्टेप जब डी आ गया तो कैलकुलेट करेंगे x1, कैलकुलेट x2। हाँ, इसको मीनिंगफुल करने के लिए आप एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर दें, ठीक है, ये एरो हेड के साथ आप इसको इस तरीके से बना दें। ठीक है, कि डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक दफा स्क्वायर रूट निकालें, डी स्क्वायर ठीक है, ये मेरे पास, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल नहीं रही थी, अभी मैं इसको सब स्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमने x1 कैलकुलेट करना है। x1 की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास d आ गया है। x1 को हम कैलकुलेट करेंगे माइनस b, एक दफा प्लस के साथ करवा देंगे d को, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, मल्टीप्लाई बाय a। सिमिलरली x2 कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, और बाद में हमने प्रिंट करवा देना है x1 और x2 की वैल्यूज को। जी, इस सूडो कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास इसका एल्गोरिथम आ गया। ठीक है, एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इनपुट ए बी सी, तीन वैल्यूज इनपुट लें ए बी सी, डी कैलकुलेट करें जो कि है स्क्वायर रूट, बी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा हम एल्गोरिथम यूज करते हुए स्क्वायर को बी मल्टीप्लाई बाय बी रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए क्योंकि कुछ लैंग्वेज में हमने ये पढ़ा था कि एल्गोरिथम कभी भी हमारे पास किसी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर इटसेल्फ क्या होता है, वो वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन ऑफ डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, देन हमारे पास x1, क्योंकि वो तो सूडो कोड था, सूडो कोड में तो आप स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम में किसी भी लैंग्वेज में आप स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, उस वेरिएबल को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा, b मल्टीप्लाई बाय b।
फिर x1 कैलकुलेट होगा, x1 इज इक्वल टू माइनस बी, जो आपने b ऊपर दिया है माइनस बी, प्लस d, जो d आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी, वही फॉर्मूला है सेम, बस एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ। एंड देन प्रिंट x1 एंड x2। ये इक्वेशन को दो पार्ट में इस वजह से किया है, मैथ तो पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, इंटर पढ़ के आए, तो मैथ्स में ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्क्वायर रूट वाला जो फिनोमिना है वो b के साथ एक दफा प्लस होता है, एक दफा माइनस हो सकता है, क्योंकि एट ए टाइम या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस माइनस दोनों एक साथ तो यूज हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक दफा प्लस करने के लिए, एक दफा माइनस करने के लिए। सो चीज एक ही है, स्क्वायर रूट अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक दफा b के साथ प्लस होगा, एक दफा b के साथ माइनस होगा। तो दो अलग अलग दफा ये कैलकुलेशन करने के बजाय हमने इसको एक दफा किया और d में स्टोर कर दिया, और एक्चुअल फॉर्मूले में एक दफा b के साथ d को प्लस करवा दिया, और d एक्चुअली ये पूरा स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसको एक दफा कैलकुलेट करके d में स्टोर कर दिया, एक दफा b के साथ प्लस करवा दिया फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में एक दफा b के साथ माइनस करवा दिया, क्योंकि ये फॉर्मूले की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि एक दफा प्लस होता है, एक दफा माइनस होता है, और एट अ टाइम या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसीलिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके किया, एक दफा प्लस करने के लिए, एक दफा माइनस करने के लिए। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ क्लास के लेक्चर पे रिलाई करना और ये अज्यूम करना कि हमें सब 100% समझ आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस कोर्स के लिए ठीक ठाक। और ये मैं कोई डरा नहीं रही है, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था जब कोर्स का ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, कि उसमें आपको ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप वो है डिसीजन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस डिसीजन स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है, जहाँ पे हमें इफ एल्स लगानी है। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो फिर अब रिकॉर्डेड लेक्चर में देखिए, मैं अब दोबारा रिपीट जो है वो नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी 3 दफा लास्ट वाली एग्जाम्पल रिपीट कर चुकी हूँ। तो अब जिनको जो है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। ओके, डिसीजन स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी है डिसीजन स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा, तो कोर्स में हमारे पास जो है वो लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आती चली जाएंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, और आप लोगों को अपना जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में मेच्योरिटी लानी होगी। अभी जो मैं आप लोगों को अब तक ऑब्जर्व किया है मैंने, चाहे ईआरपी का कोर्स हो या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स हो, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं, हैप वे में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और समझ रहे होते हैं कि अभी टीचर के मुंह से बात निकली है और वो हमारे दिमाग में जाके क्लिक हो जाए, और ऐसा नहीं होता। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस हर किसी का डिफरेंट होता है, और लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इस कोर्स को, लेक्चर के अलावा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा।
सब चीजें आपको सर्च करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं पहले दिन से ही बता रही हूँ। कहाँ पे 3 दफा रेक्टेंगुलर बॉक्स है? बेटा 3 दफा रेक्टेंगुलर बॉक्स है क्योंकि 3 दफा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो जब जब फॉर्मूला यूज होगा वहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होगा। चाहे अगर 10 फॉर्मूले हैं तो 10 दफा यूज होगा, 50 फॉर्मूले हैं तो 50 दफा होगा। 3 फॉर्मूलेज है ना, जहाँ पे भी फॉर्मूला या प्रोसेसिंग आएगी, जहाँ पे कोई चीज कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होगा। तो 3 फॉर्मूले हैं तो 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं। मतलब आप लोगों की जो नेचर है ना, वो इरिटेटिंग नेचर है, टीचर को इरिटेट कर देना। खुद से एफर्ट करना नहीं, और सवाल पूछ पूछ के अभी मतलब मेरा लेक्चर एक वो कंप्लीट भी नहीं होता एक एग्जाम्पल, और उसपे आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे क्वेश्चन करने में तो खुद आगे नहीं बढ़ती जब तक सब सेटिस्फाई ना हो। लेकिन एक बंदे को पॉइंट तो उसका क्लियर करने दे, मुझे चीज कंप्लीट तो करने दे। अभी मैं बीच में होती हूँ तो चैट पे क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। मुझे लगता है शायद वॉइस का इशू है या पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आप लोग मुझे इरिटेट कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी इरिटेट होती नहीं हूँ। एटलीस्ट मेरी चीज जो मैं बोल रही हूँ उसको पॉइंट को कंप्लीट तो होने दें। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही होती पूरा तो चैट पर ठका ठक ठका ठक ठक, मुझे लगता है कि शायद वॉइस का कोई इशू है। तो वो डिस्टरबेंस हो जाती है जब आप एक कंटिन्यूटी में बोल रहे होते हैं और कोई आपको बार बार डिस्टर्ब करे, तो बताएं कैसा लगेगा। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो डिसीजन स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं, ये डिसीजन स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इस पे जो है स्टार्ट से ही हमें फोकस करना होगा। ठीक है, डिसीजन का मतलब क्या है? किसी भी चीज पे कोई डिसीजन लेना है, या तो हमें ये करना है या हमें ये करना है, एदर दिस वन और एदर दिस वन। ठीक है, तो उस डिसीजन, वो जो डिसीजन है यस और नो कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? ये हमारी लॉजिक या हमारी कंडीशन पे। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे इवन नंबर निकालने हैं, या मैं कह रही हूँ कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एक नंबर में इनपुट दे रही हूँ, अगर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये डिटरमाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम उस नंबर, जो नंबर हमने इनपुट दिया उसको चेक करेंगे। ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जो नंबर मैंने इनपुट दिया है अगर वो जीरो से बड़ा है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव नंबर है। अगर वो नंबर जीरो से छोटा है, इट मीन्स लेस देन जीरो है, तो वो नेगेटिव नंबर है। और एल्स, इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर कोई और कंडीशन है जो कि ऑब्वियसली जीरो होगी, इट मीन्स कि वो जीरो है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं एदर यस और एदर नो। सो वो जो कंडीशन है जिसको हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं, वो हमारी जो है डिटरमाइन करती है कि यस वाला पोर्शन चूज करना है या नो वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दो नंबर्स की इक्वलिटी को चेक करा है। दो नंबर्स हैं, एक नंबर ए है एक नंबर बी है। ठीक है, बार बार कह रही हूँ कि कभी भी हम एल्गोरिथम में या फ्लो चार्ट में हार्ड कोड वैल्यूज नहीं कर रहे होते। इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि 10 इज ग्रेटर देन 20। अगर हम 10 इज ग्रेटर देन 20 कर देंगे तो हमेशा वो कंडीशन फॉल्स होगी। हम कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज पे काम नहीं करेंगे, हम हमेशा वेरिएबल यूज करेंगे जब हम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड यूज करते हैं। सूडो कोड में तो वेरिएबल्स की भी जरूरत नहीं थी, सूडो कोड में तो हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें बता रहे होते हैं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में आप हमेशा वेरिएबल्स यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? मेमोरी से ए की वैल्यू उठाएगा, बी की वैल्यू उठाएगा आपका कंपाइलर, और दोनों को कंपेयर करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। इट मीन्स इट्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, इस पे एक लॉजिक लग रही है कि क्या ए बी से बड़ा है या नहीं है, जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन मीन्स
या तो ट्रू या फॉल्स। जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, इस तरीके के हमारे पास जब सिंबल यूज हो रहे होंगे किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में, तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ट्रू और फॉल्स, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई पार्शियल स्टेट नहीं हो सकता। इट डिस्क्राइब्स अ कंडीशन वी वांट टू टेस्ट। इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए इज ग्रेटर देन बी, वी टेक द एक्शन ऑन लेफ्ट, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेफ्ट पे हमेशा यस होगा और राइट पे हमेशा नो होगा, या राइट पे यस होगा और लेफ्ट पे नो होगा। आपने जो एरो हेड बनाना है उसके साथ मेंशन करना है यस और नो। अब आप उसको चाहे लेफ्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे रखें, इट्स अप टू यू, बट मेंशन कर दें कि यस होगा तो कहाँ जाएगा और नो होगा तो कहाँ जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कहा है कि अगर ए की वैल्यू बी बड़ी है ट्रू से, सो हम लेफ्ट वाला एक्शन लेंगे जो कि करेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो इन्होंने लेफ्ट पे रखा है कंडीशन ट्रू होने पे। तो लेफ्ट और राइट का हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो राइट पे रख सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली फॉल्स होगी। ऐसे ही हो सकता है, अभी मैंने आपको कहा कि या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई पार्शियल स्टेट नहीं हो सकता। अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए को प्रिंट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, सो फिर क्या करो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। जो राइट वाला एक्शन है वो परफॉर्म कर दो, और राइट पे हमने क्या एक्शन दिया है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है। इज ए इज ग्रेटर देन बी, कि क्या ए बी से बड़ा है। यस अगर तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ए को प्रिंट कर दो। नो अगर ट्रू नहीं है तो प्रिंट कर दो बी को। आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर दें, आप यस को यहाँ ले आए, प्रिंट ए यहाँ कर दें, एन को यहाँ ले रहे हैं, प्रिंट बी यहाँ कर दें। बाकी ऊपर का कोड हमारे पास क्या रहेगा, वो अब तक जो हम करते आ रहे हैं, इनपुट ए इनपुट बी, क्योंकि दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें उन दो नंबर्स की वैल्यूज भी चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेप होगा इनपुट ए कॉमा बी, थर्ड स्टेप फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इज ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि आपने ए और बी की जो वैल्यूज दी हैं, अगर ए बी से बड़ा है, यस, तो प्रिंट कर दो ए, इट मींस ग्रेटर ग्रेटर नंबर इज ए। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर बी बड़ा होगा। हाँ, एक ये सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, अब जब हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी की बात कहीं नहीं हो रही, या तो ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, इक्वल्स की बात नहीं आ रही। अगर ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, इन केस लेट्स से ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू भी है 10, तो यस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या नो नो वाला, जरा सोच के बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे कोई तीसरा कोई भी नहीं वाला रास्ता तो है नहीं, या तो मुझे यहाँ जाना है या तो मुझे यहाँ जाना है। बेटा, एट अ टाइम तो कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा ना बच्चे। मैं या तो यहाँ जा सकती हूँ या यहाँ जा सकती हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप एक ही वक्त में लेफ्ट भी जाएं राइट भी जाएं। क्या नहीं होगा, यस या नो। जाना तो इन दोनों में से, ये दो ही रास्ते हैं, इन दोनों में से कहीं एक जाना है, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। अब देखो, ए की वैल्यू भी 10 है, ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। हम क्या कह रहे हैं, 10 इज लेस देन 10। हमेशा जो है ना,
लॉजिक को समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, a की वैल्यू 10 लेस देन b की वैल्यू 10। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि a भी 10 है और b भी 10 है। सो क्या 10 लेस देन 10 है? 10 की वैल्यू 10 से छोटी है? नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो नो पे जाएगा, प्रिंट कर देगा बी। तो इस वाले सिनेरियो में भी हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? बी। वो कहेगा कि बी बड़ा है, जबकि एक्चुअल में दोनों बराबर है। लेकिन क्योंकि हमने एक्सप्रेशन क्या, सॉरी हमने ग्रेटर देन यूज किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन। तो क्या 10 बड़ा है 10 से? नहीं, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। सो जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो नो वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 10 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम कंडीशन की बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? इज ग्रेटर देन बी। क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं, 10 10 से बड़ा नहीं है। तो जब ये नो हो गया तो प्रिंट कर दो बी। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस सेंड कर दे। जिन लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी ठीक है, जिनकी नहीं होगी फिर हम एक और मीटिंग कंडक्ट करेंगे जिसमें जिन जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे उनकी। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, अब्दुल राफे खान, अब्दुल राफे खान, हसाम खानानी। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी। जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो रीज्वाइन नहीं करेंगे, जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो नेक्स्ट मीटिंग पे फौरन ज्वाइन करेंगे। अटेंडेंस लेके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगी कि हमने क्लास कितनी देर बाद स्टार्ट करनी है। यूजली जब अटेंडेंस हो जाएगी सबकी, उसकी 20 मिनट्स बाद